हेलो गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी इष्ट समीकरण सिद्धांत, जो और राजस्थान के यूनिवर्सिटीज में चलने वाला टॉपिक है, किताब है। ठीक है, जेपीएच की किताब आती है और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जो बीएससी सेकेंड ईयर है उसका पार्ट सेकंड है या फिर पार्ट सेकंड कह सकते हैं। पेपर फर्स्ट की बात करेंगे और यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे। डायरेक्ट हम यूनिट नंबर 4 जो बारहवीं क्लास से रिलेटेड है बेटा, किससे रिलेटेड है? बारहवीं क्लास, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, और इसका टॉपिक का नाम है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, स्वरूपण और आलेखी हल। क्या है? रैखिक प्रोग्रामन समस्या, स्वरूपण एवं आलेखी हल। इसमें बेटा जब जेएनयू की बात होती है या राजस्थान यूनिवर्सिटी एमडीएसयू की बात होती है या फिर अदरवाइज जो भी राजस्थान के अंदर कॉलेजेस चलती है, इन सब में ये टॉपिक होता है। इनके अलावा राजस्थान के बाहर की जो इसकी रिलेवेंट कॉलेजेस होती है उसमें भी ये टॉपिक या किताब रहती है। ठीक है, तो ये राजस्थान के अलावा जो भी बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं। राजस्थान विशेष तौर से राजस्थान के अंदर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी, जेएनयू या एमडीएसयू या फिर उदयपुर यूनिवर्सिटी, प्रताप यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज होती है राजस्थान के अंदर जो इसमें ये किताब चलती है और उससे संबंधित ये कोर्स है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी इष्ट समीकरण सिद्धांत, और इष्ट समीकरण सिद्धांत में पेपर नंबर फर्स्ट की यूनिट नंबर 4। यहाँ पे बेटा मैंने ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी स्टार्ट की है। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी किसी यूनिवर्सिटी में बेटा ये फर्स्ट ईयर में होता है, सेकेंड ईयर में होता है या फाइनल में होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किताब सेम होती है बेटा, किताब एक ही होती है, चाहे कोई से भी ईयर में हो, यहाँ पे किताब सेम चलती है। ठीक है, कोई भी यूनिट हो या कोई भी हो। ठीक है, यानी कि जो टॉपिक है वो का वो होता है या फिर जो थ्योरी होती है वो की वो होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कि रैखिक प्रोग्रामन समस्या, स्वरूपण आलेखी हल। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय रूप। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का गणितीय रूप। गणितीय रूप किस प्रकार होता है इसका गणितीय रूप? देखो यहाँ पे कि माना n चरों की एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या है। माना n चरों की रैखिक प्रोग्रामन समस्या है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या का कुछ प्रतिबंधों सहित पृथक्करण कुछ इस प्रकार है। कुछ प्रतिबंधों सहित प्रकथन कुछ इस प्रकार है। कुछ प्रकथन इस प्रकार है। ठीक है, किस प्रकार है देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बेटा लिख रहा हूं मैं उद्देश्य फलन। क्या लिख रहा हूं मैं? उद्देश्य फलन। और उद्देश्य फलन किस प्रकार होता है देखो कि z इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना चाहता हूँ c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट 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 और यहाँ पे cnxn। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर प्रतिबंध की बात करना चाहता हूँ तो प्रतिबंध इस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है प्रतिबंध? देखो कि यहाँ पे a1x1 प्लस a2x2 डॉट 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 अगर मैं बात करना चाहता हूँ प्लस anxn, जहाँ पे जो b की या इनकी जो वैल्यू होती है लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल बराबर b होती है। आगे समझ गया? यदि मैं इसी में ही दूसरे की बात करना चाहता हूँ, दूसरे प्रतिबंध की a2x1 प्लस a2
a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे मैं a और a2n xn और यहाँ पर मैं लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल यहाँ पे मैं करना चाहूँ तो ये भी किसके बराबर होता है, b के बराबर होता है। ठीक है, और इसी प्रकार मैं ऐसे नीचे बढ़ते जाता हूँ और यहाँ प्रतिबंध a m n x n प्लस x1 या फिर मैं m1 कर लूँ यहाँ पे और यहाँ पे a m2 x यहाँ पे x1 x2 डॉट 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 और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ a m n प्लस x n और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल या ये वाली चीज़ें आ जाती हैं और यहाँ b, यानी कि यहाँ पे गणितीय स्वरूपण किस प्रकार हुआ बेटा यहाँ पे कि रैखिक प्रोग्रामर समस्या का गणितीय रूप की माना n चरों की रैखिक प्रोग्रामर समस्या कुछ प्रतिबंधों सहित प्रत्यकथन इस प्रकार है और उद्देश्य फलन z इजिकल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस डॉट 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 cn xn है और प्रतिबंध a1 x1 प्लस a2 x2 डॉट डॉट an xn जहाँ ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल इजिकल टू b और यहाँ पे a21 x1 a22 x2 a23 x3 डॉट डॉट a2n xn ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल और इज इक्वल टू बी होता है। यहाँ पे a m1 x1 a m2 x2 a m3 x3 डॉट डॉट a mn xn लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल इज इक्वल टू बी होता है। ये क्या होता है बेटा, उद्देश्य और प्रतिबंध होता है। और यहाँ पे ऋणात्मक चर की मैं बात करना चाहता हूँ किस प्रकार होता है, ऋणात्मक मतलब एक भी मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ तक किसी भी प्रकार की समस्या है तो बेटा बता सकते हो मुझे। और आगे चलते हैं नेक्स्ट इसके ऋणात्मक मान के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में इसके उद्देश्य फलन और प्रतिबंध को शॉर्ट तरीके से किस प्रकार लिखते हैं वो भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे 1 बाय 1 ऋणात्मक चर हेडिंग है बेटा ऋणात्मक चर। और ऋणात्मक चर क्या होता है, x1 x2 x3 डॉट 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 x1 x2 x3 डॉट 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 xn इज ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए हमेशा, ऋणात्मक मतलब 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यदि मैं या लिखे में अगर मैं z लिखना चाहता हूँ उद्देश्य फलन, तो उद्देश्य फलन और मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे उद्देश्य फलन और उद्देश्य फलन में z इज इक्वल टू सी एक्स, जेड इज इक्वल टू क्या लिखना चाहता हूँ सी एक्स। और प्रतिबंध में लिखना चाहता हूँ तो किस प्रकार लिख सकता हूँ, देखो प्रतिबंध। और प्रतिबंध में अगर लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू या ए एक्स ब्रैकेट लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल या इक्वल और इधर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा बी। जहाँ ऋणात्मक चर, अगर मैं ऋणात्मक चर की बात करना चाहता हूँ तो ऋणात्मक चर किस प्रकार होगा, देखो कि ऋणात्मक चर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल या फिर एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल 0 और एक्स आई यानी कि इनिशियल 1 2 3 4 5 या ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है ए इज इक्वल टू इस प्रकार हो जाएगा ए आई जे ये स्तंभ को डिनोट करता है और ये रो को डिनोट करता है। ठीक है, आगे समझ गया तो इनटू ये मैट्रिक्स फॉर्म टाइप हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ एम इंटू एम और एन। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे आई की मैं अगर बात देखना चाहता हूँ तो 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है। ठीक है, और जहाँ सी क्या है बेटा, यहाँ पे जहाँ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 C2 C3 C1 C2 C3 डॉट 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 CN और यहाँ पे जो पंक्ति 1 इंटू एन। ठीक है, आगे समझ गया। ठीक है, जो पंक्ति तो 1 और यहाँ पे स्तंभ की तरह 1 होगा। ठीक है, x क्या होगा, देखो यहाँ पे
x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो किस प्रकार होगा, x1 x2 x3 डॉट 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 xn, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, m इंटू 1 कर देता हूँ, ठीक है, m इंटू 1। और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ तो b1 b2 b3 डॉट 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 bn, और यहाँ पे मैं m इज मल्टीपल बाई 1, m इज मल्टीपल बाई 1 होता है। अब मैं कुछ डेफिनेशंस की बात करूँगा, तो डेफिनेशंस किस प्रकार आता है, जैसे यहाँ पे रेखिक प्रोग्राम समस्या का भी सवाल आता है, यहाँ पे बेटा 2 नंबर का सवाल डेफिनेशन के तौर पे पूछा जाता है। अब मैं बात करूँगा सुसंगत हल, फिजिबल सॉल्यूशन। तो सुसंगत हल किस प्रकार होता है, देखो इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है मैंने, अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या है तो बता सकते हो मुझे, इसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा और लग भी रहा है तो प्लीज़ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को बताओ जल्दी से जल्दी कि यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी चल रही है सिद्ध एकेडमी पर, और वो देखें, ठीक है, जिससे कि अपना सिलेबस कवर हो सके। वैसे हमारे एग्ज़ाम के लगभग 2-3 महीने ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा था और सारे कॉलेजेस या स्कूल्स वगैरह सारे बंद थे, तो किसी भी प्रकार से सिलेबस हो नहीं पाया। लेकिन अब ऑनलाइन तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कॉलेजों में भी अभी तक बच्चे रेगुलर जा नहीं रहे हैं या टीचर्स भी एडजस्टमेंट हो नहीं पाए, क्योंकि अभी रिट की जो वैकेंसी चल रही है उसमें जितने भी टीचर्स हैं प्राइवेट कॉलेजों में वो क्या वहाँ पे बिजी है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने अपने दोस्तों को बता सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताओ और आगे से आगे शेयर करो, जिससे कि हर एक वीडियो देख सकते हैं। और हम लगभग कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार है, देखो सुसंगत हल। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा सुसंगत हल, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सुसंगत या फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँ तो किस प्रकार होगा, दी गई प्रोग्राम में समस्या, दी गई प्रोग्रामन समस्या, दी गई प्रोग्रामर समस्या में उपस्थित चरों का ऐसा समुच्चय जो समस्या का ऐसा समुच्चय जो समस्या के प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, जो समस्या के प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, क्या करे, तो दी गई समस्या है उसको संतुष्ट करे, दी गई समस्या के जो प्रतिबंध है उनको संतुष्ट करे, सुसंगत हल कहलाता है। क्या कहलाता है, सुसंगत हल कहलाता है। क्या कहलाता है, सुसंगत हल कहलाता है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इष्टतम हल किस प्रकार होता है कि दी गई समस्या में ऐसी सुसंगत हल जो समस्या के उद्देश्य फलन का मान अधिकतम अथवा न्यूनतम प्राप्त हो, इष्टतम हल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यदि जो दी गई समस्या में सुसंगत हल है वो किस प्रकार होना चाहिए बेटा, जहाँ उद्देश्य फलन का जो मान है वो अधिकतम हो या न्यूनतम हो, या इष्टतम हल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इष्टतम हल कहलाता है। और सुसंगत हल किस प्रकार है बेटा, दी गई प्रोग्राम समस्या में उपस्थित चरों का ऐसा समुच्चय, जो उपस्थित जो चर है उनका जो ऐसा समुच्चय या संग्रह जो समस्या के प्रतिबंधों को संतुष्ट करे, जो समस्या के जो प्रतिबंध है उनके प्रतिबंधों को क्या करे बेटा, संतुष्ट करे, सुसंगत हल कहलाता है। आगे है बेटा इष्टतम हल। क्या है, इष्टतम हल। और इष्टतम हल किस प्रकार होगा, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, दी गई समस्या में ऐसी संज्ञा, दी गई
समस्या में दी गई समस्या में ऐसे सुसंगत हल जो ऐसा सुसंगत हल जो समस्या के उद्देश्य फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त हो इष्टतम हल कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इष्टतम हल की वापस डेफिनेशन बता रहा हूँ। क्या दे रखी है कि दी गई समस्या में ऐसा सुसंगत हल, जो हमने सुसंगत हल की डेफिनेशन बताई वो किस प्रकार है बेटा, दी गई प्रोग्रामर समस्या में उपस्थित चरों का ऐसा समुच्चय, जो चर दे रहेगा उनका जो समुच्चय या संग्रह है, समुच्चय जो समस्या के प्रतिबंध दे रखे हैं उनको संतुष्ट करे, सुसंगत हल कहलाता है। और इससे ही हमारा इष्टतम हल प्राप्त होता है। और किस प्रकार दे रखा है कि दी गई समस्या में ऐसा सुसंगत हल जो समस्या के उद्देश्य फलन का मान अधिकतम, जो समस्या में ऐसा सुसंगत हल जो समस्या के उद्देश्य फलन जो दे रखा हमें, उद्देश्य फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम प्राप्त हो इष्टतम हल कहलाता है। और इसी के साथ ही बेटा मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो किस प्रकार है दे बेटा, उदाहरण नंबर 2 की मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो देखो आगे बेटा उदाहरण नंबर 2 की बात करना चाहता हूँ। तो उदाहरण नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ रहा हूँ बेटा, लिख नहीं रहा हूँ, अच्छे से सुनना है उसको। क्या कह रहा है कि एक फॉर्म दे रखा है जो C1 C2 C3 3 प्रकार के कपड़े बनाती है। क्या बनाती है? 3 प्रकार के कपड़े बनाती हैं। इन कपड़ों के लिए लाल, हरी और नीली 3 प्रकार की ऊन की आवश्यकता होती है। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एक कंपनी है, क्या है, एक फर्म है जो 3 प्रकार के कपड़े बनाती है। 3 प्रकार के कौन से हैं? C1 C2 C3 प्रकार के। इन कपड़ों के लिए लाल, हरी और नीली 3 प्रकार की ऊन की आवश्यकता पड़ती है। 3 प्रकार की ऊन की भी आवश्यकता पड़ती है, लाल, हरी और नीली 3 प्रकार की ऊन की आवश्यकता पड़ती है। C1 कपड़े की एक इकाई लंबाई के लिए 2 मीटर लाल, जो C1 कपड़ा है उनके लिए कि एक इकाई लंबाई के लिए 2 मीटर लाल, 3 मीटर नीली ऊन और 3 मीटर नीले और C2 कपड़े की एक इकाई लंबाई के लिए 3 मीटर लाल, 2 मीटर हरी ऊन और 2 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता पड़ती है। जबकि C3 कपड़े की एक इकाई लंबाई के लिए 5 मीटर हरी, 4 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता पड़ती है। फर्म के पास 16 मीटर लाल ऊन और 20 मीटर हरी ऊन और 30 मीटर नीली ऊन का स्टॉक है। यानी ऑलरेडी वहाँ पे जो लाल ऊन की 20 मीटर है, 20 मीटर हरी ऊन पड़ी है और 30 मीटर नीली ऊन का स्टॉक है। यानी वहाँ पे अवेलेबल है, इतना वहाँ है ही है। ठीक है, C1 C2 C3 के लिए प्रति इकाई लंबाई अनुमानित लाभ, जो प्रति इकाई अनुमानित जो लाभ है वो किस प्रकार है बेटा? 6 रुपये, 10 रुपये, 18 रुपये, नहीं 8 रुपये है। तो बताइए कि फर्म को अपना स्टॉक किस प्रकार उपयोग लाना चाहिए कि ताकि उसे अधिकतम लाभ हो। समस्या का केवल गणितीय रूप करना है, हमें क्या करना है? समस्या का गणितीय रूप करना है। तो मैं बेटा एक टेबल बनाऊंगा, टेबल के साथ ही इसको मैं वापस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और अच्छे से वापस ध्यान दे के पढ़ना है किस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक पहले तो एक टेबल बना देता हूँ। और टेबल किस प्रकार है देखो कि देखो जितना है उतना बना देते। यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रकार, क्या लिख रहा हूँ बेटा? प्रकार। फिर बाद में यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रकार के बाद संज्ञा, ये लिख दी मैंने संज्ञा। और यहाँ लिख रहा हूँ मैं लाल, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ ब्लू। ठीक है, यह है लाल, यह है ग्रीन, यह है ब्लू, इन लाल, हरी और नीली कपड़े। और टोटल यहाँ पे लाभ दे रखा है, क्या दे रखा है? हमें लाभ दे रखा है। और यहाँ पे कपड़े किस किस प्रकार का बेटा? एक तो C1 प्रकार का है,
फिर बाद में C2 प्रकार का है, फिर बाद में C3 प्रकार का है। कितने प्रकार का? C3 प्रकार के। और जो संज्ञा है वो किस प्रकार है? ये X1 है, ये X2 है, ये X3 है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? क्वेश्चन वापस पढ़ रहा हूँ, सबको ध्यान देना मैं क्वेश्चन किस प्रकार पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले कह रहा है बेटा कि ये कंपनी है, ये कंपनी फर्म C1 C2 और C3 प्रकार के कपड़े बनाती है, 3 प्रकार के कपड़े बनाती है। किस प्रकार के? C1 C2 C3 प्रकार के 3 कपड़े बनाती है। और हमें कह रहा है बेटा कि इस कपड़े के लिए लाल, हरी और नीली 3 प्रकार की ऊन की आवश्यकता होती है। लाल, हरी और नीली 3 प्रकार की ऊन की आवश्यकता है। और C1 कपड़े की 1 इकाई लंबाई के लिए 2 मीटर लाल और 3 मीटर हरी 3 मीटर नीली ऊन, यानी कि जो C1 कपड़ा है, C1 कपड़े के लिए जो 2 मीटर तो लाल कह रहा है और 3 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता पड़ती है। ये कह रहा है बेटा 2 मीटर तो हमें लाल ऊन की आवश्यकता होगी और 3 मीटर हमें किसकी आवश्यकता होगी? नीली ऊन की आवश्यकता होगी C2 कपड़े नहीं C1 कपड़े के लिए। C1 कपड़ा या C1 जो दे रखा है, C1 प्रकार का कपड़ा दे रखा है कि 1 इकाई लंबाई के लिए 2 मीटर लाल और 3 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता पड़ती है। तो ग्रीन के लिए हमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या लग दिया? 0 लिख दिया। फिर बाद में क्या कह रहा है? C2 कपड़े की इकाई लंबाई के लिए 3 मीटर लाल, यहाँ पे कह रहा है बेटा 3 मीटर लाल, फिर 2 मीटर हरी, ये 2 मीटर हरी, फिर बाद में 2 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता पड़ती है। 2 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता पड़ती है। फिर बाद में C3 कपड़े की 1 इकाई लंबाई में 1 इकाई के लिए 5 मीटर हरी, यहाँ पे कह रहा है बेटा 5 मीटर हरी, 5 मीटर हरी का कह रहा है हमें, तो ये 5 मीटर हरी लिख दिया मैंने यहाँ पे। फिर बाद में 4 मीटर नीली ऊन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि जो लाल रंग की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? 0 लिख दिया। क्या लिख दिया है मैंने? 0 लिख दिया है। फिर बाद में कह रहा है फर्म के पास वाला मीटर ऊन 20 मीटर हरी ऊन और 30 मीटर नीली ऊन का स्टॉक है, यानी कि जो यहाँ पे कुल अवेलेबल है वो यहाँ पे मैं इस प्रकार नीचे एक और ब्लॉक बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं कुल। और कुल किस प्रकार है यहाँ पे कि हमें कह रहा है कि यहाँ पे 16 मीटर लाल ऊन की अवेलेबल है या उपलब्ध है, 16 मीटर। फिर बाद में 20 मीटर भी यहाँ पे ग्रीन ऊन हमारे पास है और फिर बाद में कह रहा है 30 मीटर भी हमारे पास अवेलेबल है नीली ऊन की, ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि C1 C2 और C3 के लिए प्रति इकाई लंबाई अनुमानित लाभ क्रमशः 6 रुपये, 10 रुपये और 8 रुपये। क्या है? 6 रुपये। C1 के लिए 6 रुपये लाभ है, C2 के लिए 10 रुपये लाभ है, ठीक है। ये लाभ लिख देता रुपए में और 8 रुपये C3 के लिए लाभ के रूप में हमारे पास इतने तो है, यानी कि कम से कम हमारे पास ये है कि प्रति इकाई लंबाई की अनुमानित लाभ 6 रुपये, 10 रुपये और 8 रुपये है। तो बताइए कि फर्म को अपना स्टॉक किस प्रकार प्रयोग में लेना चाहिए ताकि उसे अधिकतम लाभ हो। क्या है? ऑप्टिमाइजेशन करना है। वो किसका करना है बेटा? मैक्सिमम का करना है। किसका करना है? मैक्सिमम का करना है। तो इसके हमें निकालना बेटा सिर्फ गणितीय स्वरूपण है। तो गणितीय स्वरूपण किस प्रकार निकालेंगे? देखो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं उद्देश्य फलन। उद्देश्य क्या है बेटा? हमारा अधिकतम लाभ का है। उद्देश्य फलन लिख रहा हूँ मैं और उद्देश्य फलन हमारे पास अधिकतम लाभ का है। और यहाँ पे उद्देश्य में बेटा क्या है? 6 रुपये, 10 रुपये और 8 रुपये। यहाँ पे जो संख्या X1 X2 X3 ली है तो यहाँ पे Z इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा? 6x1 प्लस 10x2 प्लस और यहाँ पे 8x3 और यहाँ लिख देता हूँ बेटा अधिकतम। क्या लिख देता हूँ मैं? अधिकतम या मैक्सिमम, ठीक है। अधिकतम लाभ या उद्देश्य फलन हमारे पास अधिकतम होना चाहिए। और प्रतिबंध किस प्रकार आएंगे? देखो यहाँ पे प्रतिबंध इस प्रकार आएंगे। देखो कि यहाँ पे सबसे पहले लिख रहा हूँ 2x1 3x2 2x1 3x2 और 0x3। क्या आ जाएगा? 0x3 2x1 यहाँ लिख रहा हूँ 2x1 प्लस 3x2 प्लस 0x3। और हमें कह रहा है बेटा जो कुल ऊन है
वो हमारे पास उपलब्ध है, स्टॉक है, यानी इतनी तो है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं है। कितनी कि 16 मीटर ऊन तो हमारे पास इसकी है। क्या कह रहा है, फर्म के पास 16 मीटर लाल ऊन, 20 मीटर हरी ऊन, 30 मीटर नीली ऊन का स्टॉक है, यानी अवेलेबल है, यानी इससे कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, लेस देन इक्वल, और यहाँ लिख दिया मैंने 16। कितना लिख दिया मैंने, 16। ये बेटा पहला प्रतिबंध आया। दूसरा प्रतिबंध किस प्रकार आएगा, यहाँ पे 0x1 + 2x2 + 5x3 और लेस देन इक्वल, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल आएगा और यहाँ पे आएगा बेटा 20। कितना आएगा, 20 आएगा। फिर बाद में यहाँ पे 3x1 + 2x2 + 4x3 और यहाँ लेस देन इक्वल 30 आएगा। जहाँ पे x1 x2 x3, यहाँ मैंने निरंतर चर के मान बताए थे, x1 x2 x3, इन सब के मान क्या होगा, 0 या 0 से बड़े, यानी कि 0 या 0 से बड़ा होगा। यही बेटा इसका क्या है, गणितीय स्वरूपण। यहाँ पे लिख देना उत्तर, और यह उत्तर किसका है, गणितीय स्वरूपण। ठीक है, आगे समझ गया। इस क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ना और पूरा कर लेना देख के यहाँ पे स्वरूपण। ठीक है, गणितीय स्वरूपण। ठीक है, स्वरूपण। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, आगे करेंगे बेटा इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन आंसर, और इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 पेपर 1 है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी। ठीक है, और आज जितना भी मैंने पढ़ाए हैं, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो अपने जल्दी से जल्दी आगे दोस्तों को बता दो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सिद्ध अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का जो संदेश है वो निम्न प्रकार है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे